टाइम, कन्फेशन टाइम भी है, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसे हम फन टाइम या कन्फेशन टाइम कहते हैं। तो कासिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हमारे कॉलर भी आए थे, उन्होंने ज़ंजानी साहब से ज़रा दूसरी शादी का जायचा बनाया, तो क्या कभी आपने कभी सोचा हो दूसरी शादी का ये जायचा बनवाना हो तो आपके पास, हमारे पास मौजूद है ज़ंजानी साहब। देखिए, ये तो एक जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में ख्याल आता है। अच्छा, इसमें ना एक सवाल फिर मेरे जहन में आ जाता है, वो ज़ंजानी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, मतलब लकीली क्योंकि मैंने अभी अगले 1 मिनट में चले जाना है मेरा, क्योंकि टाइम इस वक्त खत्म हो रहा होता है, तो एक सवाल मैं पूछ के उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा, जवाब सुन के मैं चला जाऊँगा। ज़्यादातर किस एज के लोग सेकंड मैरिज के लिए आपसे रब्ता करते हैं? किस एज के लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने सेकंड मैरिज करनी है और आपसे कंसल्ट करते हैं? उसमें शायद जी ऐसा है कि 30 इयर्स की एज के बाद मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में सेटल होते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपनी पहली शादी से खुश नहीं होते, वो तो ऑब्वियसली दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो लोग सेटल होते हैं, शादी कर चुके होते हैं, 30 साल की एज के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि अब हमें शादी करनी चाहिए। वैसे आजकल एक सर्वे भी चल रहा था कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा मर्द ऐसे हैं जो दूसरी शादी जो है करना चाहते हैं। वो शायद आपकी जानिब से तो नहीं फ्लोट किया नहीं, मेरा तो कोई ऐसा मैंने सर्वे नहीं दिया। तो उसमें है कि एक सर्वे चल रहा था कि 80% मर्द ऐसे हैं पाकिस्तान में जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली एक बात मैं आपको बताऊं कि शादी के बाद आपने अक्सर देखा भी होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जो औरत आपकी ज़िंदगी में आ रही है या जो मर्द आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके नसीब की जो भी चीज़ है वो 110% आपको लाजमी मिलती है। उसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको मिलेंगी, या अगर वो अच्छा नसीब लेकर आ रही है या आ रहा है तो आप कुछ नहीं करते थे, आप दिनों में तरक्की करते हुए कामयाबियों की मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और 90% लोग हमेशा शादी के बाद तरक्की करते हैं। अगर जिन लोगों को ये लगता है हमें शादी तब करनी है जब हम सेट होंगे, तो मैं ये बता दूं एस्ट्रोलॉजिकली शादी के बाद असल तरक्की भी शुरू होती है। कासिम साहब, लास्ट क्वेश्चन ये हम अपने सब पैनलिस्ट से पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपकी जो शादी थी वो 25 इयर्स की एज में हो गई थी, तो उससे पहले कभी आपको ख्याल आया हो कि आपने किसी से पूछा हो या काउंसलिंग ली हो कि शादी कब करूं या कैसे करूं, किससे करूं, कहाँ करूं, क्यों करूं? भला ज़माना था, कन्फेशन चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना, आपको ये काउंसलिंग और ये पता करवाना, इसका ट्रेंड कम मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिखारा मिलेगा आपको। तो इस तरह का हमारे बड़े बूढ़ों में इतनी शादियां चलती आई हैं, बच्चे हो गए, नस्लें चलती आ रही हैं, ये ट्रेंड अब ये शऊर वक्त के साथ साथ आना शुरू हुआ है कि हमने पर्सनालिटी टाइप पता करवानी है, हमने कोई जायचा निकलवा लेना है, हमने एक दूसरे के बारे में पता करवाना है, हमने खबर लेनी है कि हमारे मिजाज भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। राइट, बिल्कुल। मैं भी चाहूँगी ज़ंजानी साहब, आपके लिए भी ये कन्फेशन हमारा एक टाइम चलता सेगमेंट है, आप बताइए कभी आपको, आपकी जैसे 29-30 इयर्स में शादी हुई, जी जी, आपको कभी दूसरी शादी का ख्याल आया? दूसरी देखें जी, मेरी जिस एज में शादी हुई थी ना, उसमें तो ये ख्याल आ रहा था पता नहीं होनी भी है या अब नहीं होनी है, क्योंकि मेरी अपनी शादी 29 इयर्स की एज में हुई थी और मेरे भी जायचे में वो प्रॉब्लम्स थी। काफ़ी लेट मैरिज है, मतलब मेरे जायचे में वो प्रॉब्लम्स थी कि मैं भी मांगलिक था और मेरी भी जहाँ भी बात होती थी वहाँ पे तय नहीं पाता था रिश्ता। और फिर मैं पढ़ने चला गया बाहर, तो जितना अरसा मैं बाहर पढ़ता रहा वहाँ पे भी रिश्ते वगैरह वालिदैन जानी साहब, ये मांगलिक कैसे हो जाते हैं? देखिए, आप जब पैदा होते हैं बाय बर्थ आपके जायचे पे मार्स के कुछ सर्टन हाउसेस होते हैं। अगर उन घरों में मार्स बैठा हो तो मार्स को हम उर्दू में, जैसे मंगल है, ट्यूसडे है, उसका ताल्लुक भी मार्स के साथ ही है, तो मार्स को हम उर्दू में मंगल कहते हैं बेसिकली वैदिक के अंदर। तो वो अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं मांगलिक, कि लड़का हो या लड़की हो, इनकी शादी होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि 32 इयर्स की एज तक ख़ास तौर पे ये शादी नहीं होने देता। अच्छा। अगर शादी हो जाए तो शादी चलती नहीं है अगर दूसरा शख्स भी मांगलिक ना हो। और अगर आपकी शादी चल रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे केसेस में अभी ऐसे भी देखा है कि खुदा ना ख्वास्ता किसी एक लाइफ पार्टनर को इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, हादसात होना शुरू हो जाते हैं, अगर एक के ऊपर जो है उस तरह से इम्पैक्ट ना आ रहा हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है ना, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अर्ली मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि शादी जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपके जायचे के अंदर जो फाइनेंस का हाउस है वो एक्टिव ही नहीं होता प्रॉपरली, कि फाइनेंशियली तौर पे जो आपका जो खाना मौश है
वो प्रॉपरली आपका एक्टिव नहीं होता। और जंजानी साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादी करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं, या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि हमने करनी भी है, तो उनके जायचे में क्या इशू होता है? उनके जायचे के अंदर कोई ना कोई बायोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होता है बाय बर्थ कि उनको उस चीज़ की नीड नहीं होती। दूसरे नंबर पे वो किसी ना किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं कि उनको दूसरे लोगों से बात करने में, गुफ्तगू करने में, अपनी प्राइवेसी शेयर करने में उनको इश्यूज आते हैं, हेजिटेशन, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपका फर्स्ट हाउस, आपका 7th हाउस ये ख़राब होता है, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करने के लिए किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करते। राबिया, आपका क्या ख्याल है? किस बारे में? वुड यू गो फॉर अ मैरिज? आई डोंट नो येट। अपना जायचा बनवाएंगे आप? अभी नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड। जनाब कंफ्यूज है जी। अभी आज हमारे एक और सेगमेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं आप सब से, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप लोग बकरा ईद पर बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन हम आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए हेल्थ सेगमेंट पे आज हमें ज्वाइन किया है फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर अरशद हमायूं साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू वेरी मच जी। जी, आज इनसे जानेंगे कि बकरा ईद पर जो दावतें हुई, जो बारबेक्यूज हुए और जो एक्स्ट्रा खाया, ओवर ईटिंग हुई, उसके बाद जब आपको ओवर ईटिंग के आफ्टर इफेक्ट्स हो जाए तो उसमें किस तरह से मेंटेन करना चाहिए हेल्थ को? ये जो ओवर ईटिंग चली, कुर्बानी का गोश्त थैंक यू वेरी मच जी। जी। समा टीवी और मेरी सहेली प्रोग्राम बड़ा अच्छा नाम है। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले बात ये है कि जी हमारे लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल सही। थ्रू मीडिया पहुंचनी चाहिए, थ्रू जो हम डॉक्टर्स हैं हम पहुंचाते हैं, तो इंफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे या बकर ईद कह लें, इस ईद पे लोगों ने ज़ाहिर है एक कुर्बानी की ईद थी, एक फेस्टिवल था, तो एहतमाम था दावतों का, तो खाया गया है। दावतों की आपने बात की, इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी हमारी जंजानी साहब से, और मैं नाजरीन को ये बताती चलूँ कि नाजरीन आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, इस शो का हिस्सा बनिए, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, बेशुमार मैसेजेस कीजिए। तो ये देखिए, जब ओवर ईटिंग हो जाती है और अगर आप लोग का पेट खराब हो गया है या अगर आप लोग को कुछ ऐसी इश्यूज चल रहे हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि देखिए कुर्बानी का गोश्त बहुत गर्म भी होता है और ये मौसम भी गर्म है, मॉनसून भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग ने अपनी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखना है, और उसके लिए आप देख सकते हैं टीवी के ऊपर दिए गए टिप्स को भी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें कॉल ज़रूर कीजिए। जी सर, ओवर ईटिंग के हवाले से बताइए। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि जी ओवर ईटिंग जो है ज़ाहिर है नुकसानदेह है। नॉर्मल जो खाना पीना है बहुत अच्छा है कि इत्तदाल पसंद हमें होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हर एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, और हम समझ लें कि वेट के हिसाब से खाना चाहिए। अगर एक हेल्दी वेट का बंदा है तो ज़ाहिर है उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती हैं, वो उसकी डाइट भी बढ़ जाती है, उसमें उस हिसाब से उसने लेना है। इसी तरह और चीज़ें आ जाती हैं। इत्तदाल में खाना जो है वो तो हर एक को पता है, जितना वो आसानी से खा सकता है। हमने एक सिंपल सा फार्मूला बनाया हुआ है, वो फार्मूला ये है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी हमें बताते हैं कि मैदे को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। राइट। एक में आप जो है वो कर लें शामिल आप सॉलिड कंटेंट्स जो हैं, एक हिस्से में आप फ्लूइड कंटेंट शामिल कर लें, और एक हिस्सा जो है हवा के लिए छोड़ दें। अच्छा, अभी ये मकसद नहीं है कि जो सॉलिड कंटेंट है वो आप उसमें पत्थर डाल दें, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमें दांत दिए हुए हैं चबाने के लिए, एक नेमत है ना जी, इस नेमत से फ़ायदा उठाएं, चबा के खाएं, और कम से कम अगर एक नवाला अगर आप लेते हैं तो 22 दफ़ा आप इतने चबाएं कि आप जो भी खा रहे हैं वो लिक्विड बन जाए, पानी बन जाए, और वो जाके फिर अंदर आपके मैदे को नुकसान नहीं करेगा।